गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12वीं क्लास में फिजिक्स में गतिमान आवेशों का चुंबकीय क्षेत्र जो ये पार्ट है, इस पार्ट में हम पढ़ा रहे साइक्लोट्रॉन। तो इसमें साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो कि आवेशित कणों या आयनों को अत्यधिक ऊर्जा से त्वरित करने के काम आती है। यानी अगर आप किसी आवेशित कण को अत्यधिक ऊर्जा से गतिमान करना चाहते हैं या किसी लक्ष्य पर टकराना चाहते हैं तो वो काम कौन करेगा? वो साइक्लोट्रॉन करेगा। तो आवेशित कणों या आयनों को अति उच्च ऊर्जा के द्वारा त्वरित करने वाली युक्ति साइक्लोट्रॉन है और इसका आविष्कार सन 1934 में E.O. लॉरेंस एवं M.S. लिविंगस्टन ने किया था। कुछ जगह हो सकता है इसको लॉरेंज लिखा हो और ये लिविंग्स लिखा हो। एक्चुअल नाम ये है E.O. लॉरेंस और M.S. लिविंगस्टन। इन दो वैज्ञानिकों ने सन 1934 में साइक्लोट्रॉन डिवाइस का आविष्कार किया था। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस या युक्ति है जो कि आयनों एवं आवेशित कणों को अति उच्च ऊर्जा से त्वरित करने के काम आती है। यानी अगर किसी लक्ष्य पर बम्बार्डमेंट करना है हमने आवेशित कण से, तो उस आवेशित कण को पहले अत्यधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब उसको गतिमान करना पड़ेगा। तो वो काम कौन करता है? वो साइक्लोट्रॉन के द्वारा कराया जाता है। कुछ और युक्तियां भी सिंक्रोट्रॉन के द्वारा भी ये काम होता है, पर हम यहाँ पर साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे हैं। अब इसकी बनावट क्या है कि साइक्लोट्रॉन में धातु के दो अर्धवृत्ताकार बॉक्स होंगे जिनको हम डीज या D1, D2 कहते हैं। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है और इसका एक चित्र यहाँ नीचे दिया है। तो इसमें क्या होता है, धातु के दो अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार कह सकते हैं आप, खोखले धातु के दो अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार डीज होते हैं, D1, D2 ये हो गए। और इनके बीच में ये एक जो धातु के जैसे यहाँ पर दे रखा है, ये अर्धवृत्ताकार, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये क्या है? ये जो है धातु के दो अर्धवृत्ताकार डीज हैं और ये एक दूसरे से बहुत कम अंतराल पर रखे हुए रहते हैं, चिपके हुए नहीं रहते। इनके बीच का अंतराल काफी कम होगा और इनके बीच यहाँ पर रिक्त स्थान में एक आवेशित कण या आवेशों का स्रोत रखा होता है। आवेशों का स्रोत मतलब यहाँ पर आवेशित कणों को प्रोड्यूस करने वाला कोई सोर्स रखा होगा, वो यहाँ पर होगा। तो ये जो है ये अर्धवृत्ताकार, इन्हें कहते हैं डीज1 और डीज2। डीज1 और डीज2। तो इनके बीच बहुत कम अंतराल जो होता है, उस अंतराल में आवेशित कणों को उत्पन्न करने वाला स्रोत S रखा होता है। माना यहाँ पर धनावेशित कणों को हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्लस दिखा रखा है, ये धनावेशित कणों का स्रोत है। तो यहाँ पर ये दिखा रखा है इसके ब्लॉक डायग्राम में D1, D2 ये हो गए, यहाँ पर है। इनके बीच यहाँ पर क्या होगा? सोर्स होगा। ये आवेशित कणों का सोर्स इनके बीच में हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? इन डीज1, डीज2 का जो संबंध है ये एक रेडियो आवृत्ति दोलक से कर दिया जाता है। तो उच्च आवृत्ति का रेडियो आवृत्ति दोलक होता है ये। तो रेडियो आवृत्ति दोलक क्या काम करता है? ये उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती विभवांतर को उत्पन्न करता है। तो रेडियो आवृत्ति दोलक के द्वारा डीज1 और डीज2 जोड़ दिया जाता है और रेडियो आवृत्ति दोलक उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती विभवांतर को उत्पन्न करता है। यहाँ पर एक शब्द आया है प्रत्यावर्ती विभवांतर, किसे कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती विभवांतर का मतलब वह विभवांतर या वह विभव जो समय के साथ साथ अपने मान में परिवर्तन करता है और एक निश्चित समय के बाद अपने प्रारंभिक मानों को दोहराता है। जैसे माना यहां पर ये समय है और विभव के बीच
हम ग्राफ खींच रहे हैं, हमारे पास माना एक इस प्रकार का विभव है, तो ये विभव क्या हो रहा है, समय के साथ साथ इस विभव में क्या हो रहा है, लगातार चेंज आ रहा है, ये बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, फिर अधिकतम हो रहा है, फिर घट रहा है, फिर जीरो हो रहा है। पर ये जो मान यहाँ आ रहे हैं वही मान यहाँ भी आ रहे हैं, फिर वही मान यहाँ आ रहे हैं, वही मान यहाँ आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक समयांतराल में जो मान दोहराए जा रहे हैं उतने समयांतराल में पुनः वही मान दोहराए जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक ऐसा विभव है जिसमें विभव के मान समय के साथ साथ परिवर्तित होते हैं और एक निश्चित समय के बाद, जैसे इतने समय के बाद दोबारा ये समय आ गया, तो एक निश्चित समय के बाद पुनः वही मान दोहराए जाते हैं। जो मान यहाँ दोहराएंगे वही मान यहाँ भी दोहराएंगे, वही मान आगे भी दोहराए जाएंगे। तो वह विभव जो समय के साथ साथ परिवर्तित होता है और एक निश्चित समय के बाद अपने प्रारंभिक मानों को दोहराता है, ऐसा विभव प्रत्यावर्ती विभव कहलाता है। तो रेडियो आवृत्ति दोलक जो है ये उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती विभव को उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर जो ये प्रत्यावर्ती विभव है इसके द्वारा क्या होगा, ये डीज1 डीज2 को इनको जो है आवेशित कर दिया जाएगा। तो ये डीज1 डीज2 यहाँ पर इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करते हैं, जैसे एनोड और कैथोड होते हैं, उसी प्रकार से डीज1 डीज2 भी कार्य करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो संपूर्ण ये समायोजन है, इस समायोजन को एक उसमें विद्युत रोधी बॉक्स में रख दिया जाता है बहुत कम दाब पे। तो अल्प दाब पर इस पूरे समायोजन को एक बॉक्स में रख दिया जाता है और उस बॉक्स में जो है अक्रिय गैस भरी होती है, अक्रिय गैस, ताकि यहां पर वायु के कणों का वो ना हो पाए, वायु के कण जो है आयनित ना हो पाए, इसलिए यहाँ पर अक्रिय गैस भरी होती है। तो बहुत कम दाब पर अक्रिय गैस जो है उस बॉक्स में भर दी जाती है और उस बॉक्स को, जिस बॉक्स में पूरा अरेंजमेंट रखा हुआ है, उस बॉक्स को प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखा जाता है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में इस पूरे समायोजन को रख दिया जाता है, यानी यहाँ नॉर्थ पोल होगा, यहाँ क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुवों के बीच इस डीज1 डीज2 के समायोजन को रख दिया जाता है। तो ये जो है हमारा यहाँ पर साइक्लोट्रॉन की बनावट है और इसमें जो है यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इन डीज1 डीज2 के तल के लंबवत रखी जाती है। यहाँ पर इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इन डीजों के तल के लंबवत रहे। इसका फायदा ये होगा कि जब यहाँ पर आवेशित कण गतिमान होगा इस तल में, तो आवेशित कण जब इस तल में गति करेगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा। इससे क्या होगा, आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो आवेशित कण का पथ वृत्ताकार हो जाता है, वो वृत्ताकार पथ पे गति करता है। अब यहां पर क्या है, इसकी कार्यविधि, तो कार्यविधि देखिए, वर्किंग कैसे होगी, इसकी कार्यविधि क्या है इसकी। तो इसमें क्या क्या आता है कि सबसे पहले मैं इसका सिद्धांत बता देता हूं आपको। सिद्धांत क्या है इसका, प्रिंसिपल इसका। तो इसका सिद्धांत यह है कि यहां पर गतिमान आवेशित कण की आवृत्ति प्रत्यावर्ती विभवांतर की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। इसमें क्या क्या आता है, यहां पर जो प्रत्यावर्ती विभवांतर डीज1 डीज2 के बीच उत्पन्न किया जा रहा है उस विभवांतर की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती विभवांतर की आवृत्ति इस डीज में गतिमान आवेशित कण के
परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होना चाहिए। इसमें भी आप देखेंगे ये आवेशित कण जो होगा ये यहाँ गति करेगा, तो इसके गति की जो आवृत्ति है परिक्रमण आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या, वो आवृत्ति कहलाएगी यहाँ पे। तो आवेशित कण की परिक्रमण गति की आवृत्ति, परिक्रमण गति की आवृत्ति। तो यहां पर यह व्यवस्था की जाती है कि रेडियो आवर्ती दोलक के द्वारा उत्पन्न प्रत्यावर्ती विभवांतर की आवृत्ति हमेशा इन डीज में गतिमान आवेशित कण के परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यहां पर क्या होगा, यह आवेशित कण जो है अत्यधिक ऊर्जा ग्रहण कर लेता है और इसके द्वारा यह आवेशित कण तब किसी भी लक्ष्य पे टकराया जा सकता है। तो देखिए इसको, अब इसकी कार्यविधि क्या है। यहां पर जैसे ही रेडियो आवृत्ति दोलक के द्वारा यहां पर D1 D2 के बीच प्रत्यावर्ती विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि प्रत्यावर्ती विभवांतर के प्रथम धन अर्ध चक्र में, देखिए प्रत्यावर्ती विभवांतर का ग्राफ ये था, प्रत्यावर्ती विभवांतर और ये समय के बीच का ग्राफ देखिए, ये इस प्रकार का रहता है। तो इसमें क्या होता है, ये धन अर्ध चक्र कहलाता है ऊपर वाला, ये कहलाता है ऋण अर्ध चक्र नीचे वाला। तो ये प्रत्यावर्ती विभवांतर कभी धन अर्ध चक्र में रहता है, कभी ऋण अर्ध चक्र में रहता है। तो जब प्रत्यावर्ती विभवांतर अपने धन अर्ध चक्र में होता है तो उस समय ये ऊपर वाला डीज मानक क्या हो जाता है, ये धनावेशित हो जाता है और नीचे वाला डीज ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, या अगर ऊपर वाला डीज ऋणावेशित हो गया तो नीचे वाला डीज क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार का व्यवहार यहां होता है। फिर जब ये प्रत्यावर्ती विभवांतर अपने ऋण अर्ध चक्र में प्रवेश करेगा तो उस समय क्या हो जाएगा, इन डीजों की ध्रुवता पहले से उलट जाएगी। यानी जैसे प्रत्यावर्ती विभवांतर धन से ऋण अर्ध चक्र में जाएगा तो ये डीज जो ये ऊपर ये पहले ये ऋणावेशित था, ये क्या हो जाएगा उस समय धनावेशित हो जाएगा और नीचे वाला ऋणावेशित हो जाएगा। तो यानी जब जब प्रत्यावर्ती विभवांतर अपने अर्ध चक्रों को परिवर्तित करता है तब तब जो है इन डीजों की ध्रुवता उलट जाती है। जब धन अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती विभवांतर रहता तो D1 नेगेटिव और D2 पॉजिटिव। फिर जब ऋण अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती विभवांतर होगा तो D1 पॉजिटिव और D2 नेगेटिव हो जाएगी। इसी प्रकार ये लगातार आगे भी होता रहता है। माना जब ये प्रत्यावर्ती विभवांतर अपने धन अर्ध चक्र में है तो उस समय ये क्या हो गया, D1 नेगेटिव हो गया माना, और ये क्या हो गया पॉजिटिव, अर्थात ये D1 ऋणावेशित हो गया। तो जैसे D1 ऋणावेशित हो जाता है तो ये धनावेशित कण जो यहां पर रखा था, ये सोर्स यहां बीच में, तो ये धनावेशित कण D1 के नेगेटिव होने के कारण इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। ये इसकी ओर, ये D1 की ओर आकर्षित हो जाता है, गतिमान हो जाता है। तो ये धनावेशित कण D1 की ओर क्या आता है, गतिमान हो जाता है यहां पे, और ये इसकी ओर गतिमान हो जाएगा। पर क्योंकि ये यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र वो लंबवत है किसके, डीज के, D1 D2 के। तो यहां पर क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र D1 के D2 के लंबवत है तो इससे क्या होता है, इन डीजों में जो आवेशित कण गतिमान है तो आवेशित कण के गति की दिशा भी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। माना चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है ऐसे, और डीज जो ये आवेशित कण है इस डीज में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। डीज कहां है, बोर्ड के तल में है, तो आवेशित कण बोर्ड के तल में गति कर रहा है जबकि चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत है। तो हम ये कह सकते हैं इस आवेशित कण के गति की दिशा इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो जब आवेशित कण के गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी तो आवेशित कण के गति का पथ क्या होगा, वृत्ताकार हो जाएगा। उससे ये आवेशित कण क्या हो जाता है, यहाँ पे ये वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। ये यहाँ वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। जब आवेशित कण
इस D1 में प्रवेश करेगा और वृत्तीय पथ पे गति करेगा। क्यों? D1 पे ऋणात्मक आवेश है, तो ये ऋणात्मक आवेश वाली D1 की तरफ आकर्षित होता है और वृत्ताकार पथ पे गति करता है। तो जब ये वृत्ताकार पथ पे गति करेगा तो गति करते करते जब ये इस D1 से बाहर आएगा, जब यहां से गति करते हुए यहां से बाहर आएगा तो ये D2 में जैसे D1 से बाहर आएगा उसी समय क्या हो जाता है, इस प्रत्यावर्ती विभवांतर की का आधा चक्र भी पूरा हो जाएगा। जैसे D1 को पूरा करेगा ये आवेशित कण, उसी समय क्या होगा, प्रत्यावर्ती विभवांतर का एक आधा चक्र पूरा हो जाएगा, दूसरा आधा चक्र शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, D1 की ध्रुवता उलट जाएगी और D2 की ध्रुवता भी उलट जाएगी, यानी D1 पॉजिटिव हो जाएगा, D2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब जब ये आवेशित कण किसी एक डिश को पार करता है तब तब इन डीजों की ध्रुवता क्या होती है, उलट जाती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती विभवांतर का अर्धचक्र चेंज हो जाता है। ठीक है, इससे इनकी ध्रुवता उलट जाती है डीजों की। अब ये डीज बन गया धन, ये डीज क्या बन गया, ऋणावेशित हो गया। तो अब ये आवेशित कण क्या होगा, ये जो आवेशित कण पहले D1 से बाहर आ रहा था, ये अब किसकी ओर जाएगा, ये धनावेशित कण ये ऋणावेशित प्लेट की ओर जाएगा। ऋणावेशित प्लेट कौन हो गया इस समय, D2, तो ये D2 की तरफ आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्लेस ने D2 में प्रवेश कर लिया, ये इस तरफ आ गया। ठीक, फिर ये D2 में जब इस D2 में गति में क्या करेगा, वृत्तीय पथ पे गति करेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, तो ये वृत्तीय पथ में गति करेगा। जब ये D2 को पार करेगा उसी समय क्या होगा, प्रत्यावर्ती विभवांतर का ये ऋण अर्धचक्र भी पूरा हो जाएगा, तब पुनः अगला धन अर्धचक्र शुरू होगा। तो जब अगला अर्धचक्र शुरू होगा तो फिर क्या होगा, D1 नेगेटिव और D2 पॉजिटिव हो जाएगी, यानी जब जब प्रत्यावर्ती विभवांतर के आधे आधे चक्र पूरे होंगे तब तब क्या होगा, ये जो आवेशित कण है ये अपने एक डीज के चक्र को पूरा कर रहा होगा, डीज की ध्रुवता चेंज होगी, यानी जब जब अर्धचक्र पूरे होंगे तब तक डीज की ध्रुवता भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो अब जब ये D2 को पार करेगा तो फिर ये कहाँ आएगा, ये आवेशित कण D2 को पार करते हुए बाहर आएगा, तत्काल क्या हो गया, यहाँ ध्रुवता उलट गई, ये नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये नेगेटिव हो गया तो वो धनावेशित कण किसकी ओर आकर्षित होगा, नेगेटिव प्लेट की ओर, तब ये फिर D1 में प्रवेश करेगा, फिर यहाँ ये वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है, और ऐसा होने में क्या होता है, ये लगातार बड़े अधिक त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पे आवेशित कण क्या करता है, गति करता है, कभी D1 में रहता है, कभी D2 में रहता है। पर जब ये एक डीज से दूसरी डीज में जाता है तो इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ जाती है, फिर दूसरी डीज से जब पहली डीज में जाएगा फिर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी, और ऐसा करते करते ये क्या होगा, लगातार बाहरी पथ की ओर आएगा। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब ये कहाँ आता है, ये इन डीजों के किनारे पर आता है, ये आवेशित कण गति करते हुए ये किनारे पे आ गया। यहां पर एक विक्षेपक प्लेट लगी होती है, विक्षेपक प्लेट। ये विक्षेपक प्लेट क्या करती है, जो आवेशित कण गति करते करते इन डीजों के किनारे पर आ गया, बाउंड्री पे आ गया, ये विक्षेपक प्लेट इन आवेशित कणों को क्या करती है, ये बाहर लक्ष्य की ओर भेज देती है। ध्यान रहे, जैसे जैसे ये बड़े बड़े अधिक से अधिक वृत्ताकार, अधिक से अधिक त्रिज्या वाले पथ पे आता है, जैसे जैसे आवेशित कण बड़ी त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पे आता है, तो बड़ी त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पे जाने पे इसका वेग भी बढ़ता जाता है। बड़ी त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में जाने पर आवेशित कण का वेग बढ़ता जाता है, वेग बढ़ने से इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ती है मतलब जब ये सबसे बाहरी पथ पे आएगा तो वहां त्रिज्या बढ़ने के कारण वेग बढ़ जाता है, इसका बड़े पथ पे वेग बढ़ने के कारण इस आवेशित कण का गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, फलस्वरूप इस आवेशित कण की ऊर्जा अत्यधिक हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आवेशित कण वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है। इसको वृत्ताकार पथ पे गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल किससे मिलता है, इसको वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। तो माना यहां पर जो आवेशित कण गति कर रहा है उस पे आवेश है Q, Q आवेशित कण गति कर रहा है, उसका वेग है V, आवेश है Q, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा आवेशित कण, तो इस पे
चुंबकीय बल कितना होगा या लॉरेंज बल कितना होगा? तो Q आवेश के कण पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करने पर लॉरेंज बल तो वो होगा Fm बराबर क्या? Q V B साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? साइन 90, थीटा 90 हो जाएगा, क्योंकि आवेशित कण के गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या है? 90 अंश है। तो साइन 90 क्या होता है? 1। तो ये Q V B आ जाएगा। B क्या यहाँ पे? B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। B यहाँ पर क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये चुंबकीय बल का माना गया कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता Q आवेश के कण पर कितना लॉरेंज बल लगा रही है? Q V B थीटा बराबर 90 आ गया, क्योंकि आवेशित कण के गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। फिर अब देखिए इसको आगे, यहां पर इस प्रत्यावर्ती विभवांतर के द्वारा माना भी विभवांतर कण क्या आता है और कण पर आवेश कितना? Q। तो Q आवेश के कण पर भी विभवांतर उत्पन्न किया गया। अब हम ये देखेंगे इसमें कि क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए इसको जो अभिकेंद्र बल है वो किससे मिलता है? चुंबकीय बल से। तो चुंबकीय बल तो ये हो गया। अभिकेंद्र बल कितना होगा? अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल ये हो जाता है mv² अपॉन r। ये आपने सूत्र पढ़ा है। m क्या है? इस कण का द्रव्यमान, v क्या है? इस कण का वेग, r क्या है? किसी वृत्तीय पथ की त्रिज्या, और उस पथ पर उसका वेग क्या है? v है। तो ये अभिकेंद्र बल का मान हो गया, ये चुंबकीय बल का मान हो गया। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल इस चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर होते हैं। कीजिए इनको बराबर। इनको बराबर करने पर यह आ जाएगा अभिकेंद्र बल mv² अपॉन r। ये इसके बराबर कीजिए QVB। ये v क्या है? वेग। अब यहां पर r का मान निकालिए। r बराबर हो जाएगा mv अपॉन QB। यहां पर हमने क्या किया? अभिकेंद्र बल को किसके बराबर किया? चुंबकीय बल के बराबर, क्योंकि चुंबकीय बल से ही अभिकेंद्र बल की यहां पर प्राप्ति होती है। तो इससे हम यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं? किसी वृत्तीय पथ की त्रिज्या निकाल सकते हैं। m द्रव्यमान हो गया इस कण का, v इस कण का वेग हो गया, q इसका आवेश हो गया, b क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर v अपॉन r निकालिए इसी सूत्र से। तो v अपॉन r का मतलब है ओमेगा। तो ओमेगा क्या चीज है? कोणीय वेग। तो ये जो कण है यहाँ पर वृत्तीय पथ पे गति कर रहा, इसका कोणीय वेग क्या माना? ओमेगा। तो ओमेगा की गणना कर रहे हैं। ओमेगा बराबर v अपॉन r होता है। v अपॉन r इस सूत्र से निकालिए। तो v ये रखा, r का मान यहां से रखिए mv अपॉन QB। v से v कैंसिल हो गया, तो ये ओमेगा बराबर आ जाएगा QB अपॉन m। ये हमारा यहां पर ओमेगा का मान आ गया। ओमेगा मतलब कोणीय वेग। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? आवर्ती निकाल सकते हैं और आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको, ओमेगा मतलब क्या है? कोणीय आवृत्ति। तो इससे यदि आवृत्ति क्या हो यहां पे n हो, आवृत्ति n बराबर, तो आवृत्ति n बराबर होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा का मान रखिए QB अपॉन n। ये ओमेगा का मान हो गया QB अपॉन n। यहां पर रखा ओमेगा का मान, ये वाला ओमेगा का मान मिलता है QB अपॉन n, और अपॉन ये 2 पाई भी था। तो ये हो गया आपका n बराबर QB अपॉन 2 पाई n। ये n क्या है? आवृत्ति। इसको हम n के स्थान पे f भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इस कण की आवृत्ति हमने निकाल दी। आवृत्ति का मतलब यहां पर 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे हुए, चक्रों की वो संख्या आवृत्ति कहलाएगी। इसके बाद
यहां पर निकाले अर्धआवर्तकाल। अर्धआवर्तकाल का मतलब है क्योंकि यहां पर ये एक जो प्रत्येक डीज है वो अर्धवृत्ताकार है, तो यहां पर पूरा वृत्त नहीं बनना किसी डीज में, तो एक डीज में पार करने में लगा समय, एक डीज को पार करने में लगा समय, तो एक डीज में जो वृत्त बन रहा है उस अर्धवृत्त को पार करने में लगा समय, तो अर्धवृत्त को पार करने में लगा समय, अर्धवृत्त को पार करने में लगा समय। तो ये समय क्या होगा, ये समय होगा पूरे आवर्तकाल का आधा। पूरा आवर्तकाल क्या है, माना एक पूरा वृत्त को पूरा कर, एक संपूर्ण वृत्त को पूरा करने में ये कण जो है कैपिटल टी समय लेता है, तो कैपिटल टी इसका आवर्तकाल हो गया। तो इसमें कितना हो जाएगा, आधे वृत्त को पूरा करने में लिया गया समय स्मॉल टी हो जाएगा, और स्मॉल टी का मतलब होगा कैपिटल टी अपॉन 2। कैपिटल टी मतलब आवर्तकाल, आवर्तकाल बटे 2। अब ये आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, आवर्तकाल का मतलब होता है 1/n, 1/n हरी बटे 2। तो कीजिए इसको सॉल्व। आवर्तकाल का मतलब होता है आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, तो आवृत्ति को हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे f लिख रहे हैं। तो यहां पर अर्धवृत्त को पार करने में लगा समय ये कहलाएगा अर्ध आवर्तकाल स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा 1/2f। तो f का मान वहां से रखिए समीकरण नंबर 3 से, ये आ जाएगा हमारा t बराबर 1/2, f का मान यहां से रखिए qb/2 पाई m, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया t बराबर ये पाई m ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये हमारा एक अर्धवृत्त को पूरा करने में लिया गया समय है। अगर आप पूरा आवर्तकाल निकालना चाहते हैं तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, इसमें आवर्तकाल के लिए इसको दुगुना कर देंगे, तो आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, मतलब 2 पाई m अपॉन क्यू बी। आवर्तकाल मतलब पूरा वृत्त कंप्लीट करने में लिया गया समय, संपूर्ण वृत्त को चलने में लिया गया समय। तो कण द्वारा एक वृत्त को पूरा करने में लिया गया समय कहलाता है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होगा, इस आधे आवर्तकाल का दुगुना होगा। आधा आवर्तकाल ये है, इसका दुगुना कीजिए, ये हो गया आवर्तकाल, ठीक है। या इस आवृत्ति का अगर उल्टा कर देंगे, ये आ रहा है, ये भी आवर्तकाल होगा। यहां पर एक चीज है, वेग, कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, कण की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा ये कण की गतिज ऊर्जा E के बराबर होगा हाफ mv²। तो ये कैसे निकालेंगे, v का मान आप किस सूत्र से रखेंगे, जो त्रिज्या का सूत्र था उससे। देखिए अभी हमने त्रिज्या का सूत्र पढ़ा था, त्रिज्या r बराबर हमने पढ़ा था mv/q b, ये पढ़ा था, ये वेग था इसमें v, इससे v का मान निकालिए, इससे v बराबर क्या होगा r3b अपॉन m। v का सूत्र क्या बनेगा r3b/m। ये v का जो मान है ये यहां पर रखिए, तो ये आ जाएगा हमारा v का यह मान गतिज ऊर्जा वाले सूत्र में रखिए, तो E के बराबर क्या आ गया हाफ m, अब v के स्थान पे इसको रखिए r3b/m, इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा गतिज
ऊर्जा, गतिज ऊर्जा E के बराबर, ये m से यहां पर एक m कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा हमारा r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2m। इसको सॉल्व करके ये आ गया। तो यहां पर ये गतिज ऊर्जा का सूत्र आ गया। इसमें एक चीज देखिए आप, जो यहां पर अभी आपने अर्ध आवर्तकाल निकाला था, अर्ध आवर्तकाल कैपिटल स्मॉल टी निकाला था, पाई एम अपॉन क्यू बी, ये निकाला था अर्ध आवर्त काल। ठीक है, ये निकाला था हमने। पहले हमने ओमेगा निकाला था, तब ओमेगा निकालने के बाद हमने क्या था, एन एफ निकाला था, एफ निकालने के बाद हमने टी निकाला था। तो अर्ध आवर्तकाल जो ये आया पाई एम अपॉन क्यू बी, इसमें जो है कहीं इस सूत्र में न तो त्रिज्या आर आ रहा है, न तो वेग भी आ रहा है। इसका अर्थ है ये जो अर्ध आवर्तकाल है, मतलब अर्ध आवर्तकाल मतलब एक डिस्क को पार करने में लगा समय। ठीक है, एक डिस्क में बने वृत्त को पार करने में लिया गया समय, वो जो है ये है कि एक डिस्क में बने अर्धवृत्त को पार करने में लगा समय। तो अर्धवृत्त को पार करने में लगा समय ये है, इसमें न तो त्रिज्या आ रहा है न तो वेग आ रहा है। तो यानी ये त्रिज्या और वेग पर यह समय निर्भर नहीं करता कि अर्धवृत्त को पार करने में लिया गया समय कण के वेग या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात चाहे किसी बीज में छोटे वृत्तीय पथ पे कण गति कर रहा हो, चाहे बड़े वृत्तीय पथ पे कण गति कर रहा हो, सभी वृत्तीय पथों को पार करने में, सभी आधे वृत्तीय पथों को पार करने में कण को क्या लगता है, हमेशा बराबर समय लगता है। चाहे वो अधिक त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, चाहे वो कम त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, हर वृत्तीय पथ में उसको समय बराबर लगता है। वो इसलिए क्योंकि जब वो बड़ी त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पे होता है, उस समय उसका वेग भी क्या होता है, अधिक होता है। जैसे आप इसमें देख रहे थे, R बराबर क्या था, एम वी अपॉन क्यू बी। इसको सॉल्व करें अगर हम, तो हम यहां से निकाले थे v अपॉन आर। तो v अपॉन आर का मतलब था क्यू बी अपॉन एम। ठीक है, तो ये अपने में क्या है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये कांस्टेंट है, आवेशित कण इसका आवेश कांस्टेंट है, इसका द्रव्यमान भी क्या है, कांस्टेंट है, तो v अपॉन आर क्या है अपने में, कांस्टेंट है। तो v अपॉन आर का मतलब ये क्या निकला, कोणीय वेग। तो यानी कण का कोणीय वेग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका अर्थ है कि जब कण बड़ी त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पे होगा, यानी जब कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्यादा होगी तो वहां इसका वेग भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब r अधिक होगा तो वेग भी अधिक होगा, जिससे कि इसका मान क्या आ जाए, इसका मान अचर आ जाए। तो क्योंकि v अपॉन r का मान अचर है, इसका अर्थ है कि जब त्रिज्या बढ़ेगी तो बड़ी त्रिज्या वाले पथ पर कण का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब त्रिज्या कम होगी तो कम त्रिज्या वाले पथ पर कण का वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परंतु सभी वृत्तीय पथों को पार करने में कण को एक समान समय लगेगा, क्योंकि वो समय त्रिज्या और वेग पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि टी के सूत्र में ना तो r आया ना तो v आएगा। अब यहां पर गतिज ऊर्जा का सूत्र आ गया। तो माना कण जब सबसे बाहरी पथ पे होगा, जैसे यहां पर आ गया, सबसे बाहरी पथ पे चले गया, जैसे जैसे कण बड़ी त्रिज्या वाले पथ पे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे इसका वेग भी बढ़ेगा। जब कण एक डिस्क को पार करके दूसरी डिस्क में आता है तो इसकी ये क्या होता है, ये प्रत्यावर्ती विभवांतर के कारण इसकी गति त्वरित हो जाती है, वहां इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण इसका वेग बढ़ता है। वेग बढ़ने के कारण ये इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है और ये बड़ी त्रिज्या की वृत्तीय पथ पे गति करने लगता है। ठीक है, क्या होता है, जब ये एक डिस्क को पार करके दूसरी डिस्क में आता है तो प्रत्यावर्ती विभवांतर के कारण ये आवश्यक कण क्या होता है, त्वरित हो जाता है। त्वरित होने के कारण क्या होता है, इसका वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ने के कारण इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। फलस्वरूप ये लगातार बड़ी से बड़ी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पे गतिमान होते हुए अंत में
इन डीजों के बाहरी सीमा पर आएगा, यहां पर आ जाएगा। तो जब ये आवेशित कण बाहरी सीमा पर आएगा तो उस समय त्रिज्या क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। त्रिज्या अधिकतम होने का अर्थ है कि वहां पर वेग भी क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि मैंने कहा कि v/r क्या होता है, ये होता है अचर। तो जब त्रिज्या अधिकतम होगी तो यहां पर वेग भी क्या होगा, वेग भी अधिकतम हो जाएगा। तो जब आवेशित कण डीज की बाहरी सीमा पर होता है तो वहां पर उसका वेग अधिकतम होता है। जब वेग अधिकतम होगा तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, तब गतिज ऊर्जा का सूत्र ये आ जाएगा r²q²b²/2m। यहां पर r के स्थान पे r मैक्सिमम रख सकते हैं। r मैक्सिमम मतलब सबसे बाहरी पथ की त्रिज्या, तो इसको हम यहां पर रख सकते हैं। और ये सबसे बाहरी पथ पर जब यह आवेशित कण होगा वहां पर इसकी गतिज ऊर्जा ये हो जाएगी अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये वाली। और यहां पर एक चीज, माना इस आवेशित कण को बाहरी पथ पर जब भेजा गया तो उस समय इस पर इसने कितने चक्कर पूरे किए, माना ये यहां पर n चक्कर पूरे करता है। ठीक है, तो एक चक्कर पूरे करने में इस आवेशित कण को कितनी विद्युत ऊर्जा मिली होगी। देखिए, जब ये एक चक्कर पूरा कर रहा है यहाँ पे, तो एक चक्कर पूरा करने के दौरान ये यहाँ जो रिक्त स्थान है बीच में, इस रिक्त स्थान को 2 बार क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो एक बार क्रॉस करने में कितनी ऊर्जा होगी, qv, इस कण की विद्युत ऊर्जा qv। तो 2 बार क्रॉस करेगा तो कितनी ऊर्जा होगी, 2qv। माने ये सबसे बाहरी पथ पे आ रहा है, बाहरी पथ पे आने के दौरान इसने n चक्कर पूरे किए, तो n चक्कर पूरे करने में इसको कितनी विद्युत ऊर्जा मिलेगी, इसको मिलेगी 2nqv। तो सबसे बाहरी पथ पे आने के दौरान इस कण को विद्युत ऊर्जा कितनी मिली, 2nqv। यही विद्युत ऊर्जा इस कण की गतिज ऊर्जा होती है। ये भी क्या होगी, 2nqv, ये भी इस कण की विद्युत गतिज ऊर्जा होगी। ये दोनों आपस में यहाँ पे क्या होंगे, बराबर होंगे। एक चीज का ध्यान रखें, इसमें साइक्लोट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, और बहुत कम द्रव्यमान होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर इसका जो वेग होता है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ पर v/r अचर नहीं रह पाता, और इससे जो है यहाँ पर जो अन्नाद वाली स्थिति मतलब ये प्रत्यावर्ती विभवांतर की आवृत्ति और इस परिक्रमण की आवृत्ति ये बराबर नहीं रह पाती है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत कम द्रव्यमान का कण है, इसलिए ये बहुत जल्दी अत्यधिक वेग को प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण यहाँ पर इसका v/r ये अचर नहीं रह पाता, जिससे कि यहाँ पर प्रत्यावर्ती विभवांतर की आवृत्ति और परिक्रमण की आवृत्ति बराबर ये समान नहीं रह पाती, और अर्थात अन्नाद की स्थिति नहीं आ पाती है। तो इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन के द्वारा त्वरित नहीं किया सकता। इसके लिए एक अलग से यंत्र है जिसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोट्रॉन कहते हैं। थैंक यू।